न्यूनता देखी जाती है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 1921-19 शिक्षा के आसपास जनजाति शिक्षा का जो साक्षरता है लगभग 3% के आसपास रहा है। पूरी जनजाति जो आबादी है उस पर ध्यान में आता है कि जो शिक्षा का जो प्रादुर्भाव हुआ है, निश्चित तौर पर आज आधुनिक समाज में हम देखने को पाते हैं कि कहीं न कहीं इस प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता के अनुपात में वह वृद्धि अपेक्षित नहीं है। साथ ही साथ इस क्षेत्र पे जो बातें हमें ध्यान में आती है कि जो चीज़ें आपके समक्ष कुछ बातें मैं रखने जा रहा हूं, उन विषयों पर हमारे विषयक हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात आप सभी से इस पर विचार आमंत्रित होंगे। किसी भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो क्या इस शिक्षा का विकास हमारे जनजाति समाज में पूरी तरीके से हो पाया है? यह भी एक चिंतनीय विषय है। जनजाति समाज में होने वाले जो प्राथमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उसका प्रभाव बहुत ही कम देखने को आता है। जब हम शासकीय सेवा में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा जनजाति समाज कहीं न कहीं बहुत ही पीछे है। छत्तीसगढ़ शासन की शिक्षा नीति में हमें एक सोचने का कारण देती है, वह यह कि 8वीं तक सभी को बिना परीक्षा के पास कर देना है। चूंकि जनजाति समाज शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही पिछड़ा हुआ है और यदि बिना किसी मूल्यांकन के यदि हम उसे 8वीं तक की शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में पास कर देते हैं तो क्या उसका मानसिक स्तर आधुनिक शिक्षा के तारतम्य में प्रतियोगिता करने के लायक है? यह भी एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने आता है। मुझे ध्यान में आता है, यदि समाज हमारा शिक्षित हो जाता है तो शासन की ओर से चलाई जाने वाली योजनाएं और विभिन्न प्रकार से शोषण किए जाने वाली शक्तियों को वो जान पाएंगे और उसका वो विरोध कर पाएंगे। ऐसी संभावना शिक्षा के माध्यम से जान पड़ती है। जहां तक ध्यान में आता है, सबसे शिक्षा का जो मूल कारण है हमारी प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से हो जाए, होनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न है कि जनजाति समाज की विभिन्न प्रकार की बोलियां तो रही है, लेकिन लिपिबद्ध किसी प्रकार की कोई साहित्य यहाँ पर नहीं है। तो हम समय समय पर यह बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का मूल जो है वो उसकी मूल बोली होनी चाहिए, ताकि वो प्राथमिक शिक्षा जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है मूल भाषा पे, अपनी मूल बोली पर वो प्राप्त कर सके। क्या ऐसी व्यवस्था शासन के माध्यम से की जानी चाहिए? दूसरी चीज कि जनजाति समाज चूंकि वनों पे प्राकृतिक वातावरण के बीच में रहने वाला समाज है और उनका जो पारंपरिक ज्ञान है वह भी प्राकृतिक स्रोतों से ओतप्रोत है। उनका परंपरागत ज्ञान और कौशल जो है वह भी उसी वातावरण से प्रेरित है। तो क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जिसमें जनजाति की परंपरागत जो शिक्षा है, प्रणालियां हैं या कौशल है, उसका भी उस शिक्षा में समावेश किया जा सके? दूसरी चीज कि हम बात करते हैं कृषि आधारित शिक्षा की और बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेजों की स्थापना भी इसी तारतम्य में की जाएगी, पर क्या जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था अभी लागू है या लागू की जानी चाहिए? इस पर भी हम विचार करेंगे। दूसरी चीज कि जनजाति समाज अपने गांवों से निकलकर उच्च शिक्षा के लिए शहरों पर तो आता है, पर मार्गदर्शन के अभाव पे
उच्च शिक्षा का वो समुचित लाभ नहीं उठा पाता है। तो क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं क्या कि उनको उच्च शिक्षा के पश्चात उनको एक समुचित मार्गदर्शन मिल जाए। अभी एक जनजाति क्षेत्रों के विषय पे एक बड़ा प्रयास हुआ है कि जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति कट्टीमणि जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। क्या ऐसा प्रयास और भी किया जाना अपेक्षित है क्या? जिन उद्देश्यों को लेकर हमने ये जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की है उसकी पूर्ति जनजातियों के माध्यम से हो रही है क्या? यह भी एक चिंतनीय विषय है। दूसरी चीज कि जब हम बात करते हैं जनजाति शिक्षा की, तो जनजाति शिक्षा पे हम बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के पैरेलल क्या एक जनजाति शिक्षा या राष्ट्रीय जनजाति शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस होती है क्या? इस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं? ऐसी बातें हम अभी जनजाति समाज के समक्ष में विषय विशेषज्ञ के माध्यम से हमको प्राप्त होने वाली है। दूसरी चीज कि अभी उद्घाटन सत्र में हमारे संयोजक महोदय ने बताया कि घोटुल, हम बात करते हैं केवल घोटुल की, तो ऐसी युवा गृह चाहे वो नागा जाति में हो, चाहे उरांव जाति में हो, चाहे गौड़ जाति में हो, सभी में युवा गृह की व्यवस्था रखी गई है। चूंकि साहित्य के अभाव में जिसने जो भी हमारे जनजाति समाज के बारे में लिखा, समाज ने उसे ही स्वीकार कर लिया। समाज के बारे पे न ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन था, उनने जो लिखा वही स्वीकार कर लिया गया। कारण कि आज हम घोटुल के सफर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि उसको समाज में इतना विकृत स्वरूप ला करके हमारे समक्ष रखा गया। हमारा समाज शिक्षा के मामले में पहले से ही बहुत ही आगे रहा है। इसका प्रतीक है हमारा घोटुल। घोटुल जो है वास्तव में एक शिक्षा का केंद्र था, जहां पर अपनी संस्कृति, परंपरागत कौशल, ज्ञान और इतिहास या कृषि कार्य हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सावधानियां या जीवन जीने की जो कला है, वो सभी चीजें इस युवा गृहों में सिखाई जाती थी। तो शिक्षा का प्रसार उस समय भी था, बस कमी इस बात की थी कि उसका लिपिबद्ध किसी प्रकार का कोई साहित्य हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं था। मैं आज इस सत्र के प्रथम विषय विशेषज्ञ को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं, श्री बीपीएस नेताम जी को, कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के आज के कार्यशाला में मंच पर उपस्थित डॉक्टर कट्टीमणि साहब, गोवा के आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री तवड़कर साहब, श्री भुवन सिंह राज जी, उपस्थित सभी आदरणीय जन और विद्यार्थियों, इस कार्यशाला में अभी प्रथम सत्र में जो विषय दिया गया है उसमें आदिवासी शिक्षा, उनके परंपरागत ज्ञान और कौशल पर बोलना है मुझे। सबसे पहले तो ये जानिए कि जनजाति या आदिवासी क्यों कहते हैं। आदिकाल से जो रहते आए हैं, इसलिए उनको आदिवासी
मूल निवासी को ही आदिवासी कहा गया। और उनके पिछड़ेपन के कारण उनको जब संविधान में उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया तो आदिवासी शब्द के बदले जनजाति शब्द का उपयोग किया गया। इसलिए भारतीय संविधान में उसको अनुसूचित जो क्षेत्र है उसको अनुसूचित घोषित किया जाता है, तो अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया। अब जो है शिक्षा की क्या स्थिति है, आप सबको मालूम ही है कि आदिवासी के पिछड़ेपन के या बर्बाद होने के दो कारण, मुख्य रूप से दो कारण मानता हूं मैं। एक तो अशिक्षा और दूसरा शराब। अशिक्षा के कारण पिछड़े हैं हम लोग। इतने वर्षों माने सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और कई विदेशी आक्रमण झेले हैं। उसका कारण क्या है कि अशिक्षा के कारण पिछड़ेपन। और हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा कौन है? आदिवासी जनजाति, जो जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, वहां तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई। अशिक्षा के कारण ही उनमें पिछड़ापन तो आ गया। कई तरह के अंधविश्वास, कुरीतियां ये व्याप्त हो गई और स्कूल भी नहीं खुले थे। मैंने 50-60 के दशक के पहले शिक्षा से काफी दूर थे, कोई पढ़ने भेजते ही नहीं थे और पढ़ने वही लोग जाते थे जो संपन्न घरानों के बच्चे, कोई जमींदार, मालगुजार, राजघराने के या बड़े किसान होते थे तो दूर दराज पढ़ने भेज देते थे। अब वो बस्तर और दूर दराज के लोग रायपुर पढ़ने आते थे। रायपुर के लोग उच्च शिक्षा के लिए नागपुर तक जाते थे। उसके बाद 50-60 के दशक के बाद स्कूल खुलने लगे। गांव-गांव में, बड़ी बस्तियों में खासकर स्कूल खुलने लगे तो लोग पढ़ने जाते थे। किसी गांव में प्राथमिक शाला, किसी गांव में माध्यमिक शाला। तो 5वीं 8वीं तक पढ़ लेने के बाद उस समय छोटी मोटी नौकरी मिल जाया करती थी। 8वीं पढ़ के लोग शिक्षक बन जाते थे और 5वीं पढ़ा आदमी चपरासी वगैरह तो बन ही जाता था। कई लोग 5वीं पढ़ के भी पहले शिक्षक बन जाते थे। उनके देखा सीखी लोगों ने देखा कि थोड़ा सा पढ़ लेने से नौकरी मिल जाती है, तो पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हुई, पर लड़कियों को नहीं भेजते थे। जब शासन के द्वारा काफी तादाद में स्कूल खुलने लगे और लड़की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला तो लड़कियों को भी पढ़ने भेजा जाने लगा। और अब बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के अभी तो प्राइमरी मिडिल तक मध्याह्न भोजन और शाला वर्दी सब शासन के द्वारा मुहैया कराया जाता है। ट्राइबल एरिया में आश्रम और स्कूल सब खोले गए हैं, लेकिन फिर भी आदिवासियों में पढ़ाई के प्रति अभी उतनी रुचि जागृत नहीं हुई। अभी भी गांव में मजदूरी करने वाले और छोटे मोटे किसान घराने के लोग स्कूल नहीं जाते। 10-12 साल के हो जाने के बाद बच्चे को खेती काम में लगा देते हैं, लड़कियों को घरेलू काम में लगा देते हैं या जल्दी उनकी शादी करने की चिंता हो जाती है। तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था अभी
हमारे जैसे राज साहब ने बताया साक्षरता की स्थिति कि हिंदुस्तान में अब पूरे भारत में जो आदिवासी जनसंख्या 2001 की जनगणना के मुताबिक लगभग 8-8.5 करोड़ था और अब इस साल 2011 के जनगणना के मुताबिक लगभग 10 करोड़ आंकी जा रही है। उसमें कुल साक्षरता देश में जैसे 77.4 पुरुष का है और महिलाओं में 51.9%। ये आदिवासी जनसंख्या की बात कर रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता 65% है और महिलाओं का 39.3%। माने महिलाओं में अभी भी पढ़ाई के प्रति कितनी जागरूकता है इसको देखने से पता चलता है। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शासकीय प्रयास तो है, लेकिन हम लोगों को, हमारे समाज को जागरूक करना पड़ेगा। आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम लोग आपके सामने सूट बूट पहने आ गए हैं, माने काफी शिक्षित हो गए हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये मैदानी क्षेत्र के लोग हैं या अनुसूचित क्षेत्र के वो लोग जो समझदार हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई का महत्व समझते हैं, आज जिन संपन्नता है, थोड़े बहुत अच्छी किसानी है 10-20 एकड़ से ऊपर और पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, वो लोग पढ़ाने भेजे और पढ़ करके शहर में आकर के पढ़ाई के महत्व को समझे, संघर्ष करके आगे बढ़े और यहां तक पहुंच पाए हैं। पर हमें देख करके अंदाज मत लगाइए कि अब आदिवासी काफी शिक्षित हो गए, काफी आगे बढ़ गए, अब उनका उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो आरक्षण के बदौलत अभी जो आ रहे हैं आरक्षण के बदौलत अभी जो पहुंचे हैं, पढ़ लिख करके उच्च पदों तक पहुंच पाए हैं, अगर इसे समाप्त कर दिया जाएगा तो लोगों में और अरुचि, माने पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रहेगी। अभी छत्तीसगढ़ में जैसे 42 जनजातियां अनुसूचित है, उसमें 32-34 जातियां मिलती है। उसमें कुछ जातियां, 4-5 जातियों के लोग ही पढ़ाई में आगे बढ़े हैं, बाकी जातियां अभी भी पढ़ाई से दूर हैं। कुछ जातियां तो अभी बिल्कुल खानाबदोश, माने इधर उधर घूम फिर करके कोई दवाई बेच रहे हैं, कोई और कुछ मछली मार करके या चिड़िया मार करके ऐसे ही अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनका न कहीं स्थायी निवास है, न तो जनगणना में उनके आंकड़े आ पाते हैं, न वोटर लिस्ट में नाम आ पाता है। वो अभी गिनती से उससे बाहर है। अन्यथा हमारी जनसंख्या जो है अभी जो छत्तीसगढ़ में अपन मानते हैं लगभग 80 लाख की आबादी होगी और उसमें 80 लाख माने 2.5 करोड़ की आबादी में 32% आता है लगभग। लेकिन साक्षरता की दर को देख लीजिए कि हम कहां पर हैं। तो अभी जैसे राज साहब ने बताया कि हमारे पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक शिक्षा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। पहले आदिवासी क्षेत्रों में जब कोई शाला, स्कूल, शिक्षक नहीं होते थे तो गांव-गांव में सामुदायिक केंद्र होता था। सामुदायिक माने हर गतिविधियों के लिए वो केंद्र जो है एक सामुदायिक भवन का काम करता था, जिसे घोटुल कहते हैं। वहाँ हर तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना, सब तरह की बातें होती थी। माने युवा वर्ग तो उसमें भाग लेते ही थे, बुजुर्ग भी उसमें शामिल होते थे, उसमें बुजुर्ग लोग शिक्षा देते थे। अभी कोई किताबी ज्ञान या कॉपी किताब लिख पढ़ करके ऐसा
ऐसी शिक्षा भले नहीं होती थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, उनकी रीति रिवाज, परंपरा क्या क्या है, कैसे कैसे संबंध माने आपस में, जाति संबंध, जाति के अंदर कैसा कैसा माने किससे संबंध होगा, किससे नहीं होगा, और आचार व्यवहार की शिक्षा उनको दिया करते थे। इसके अलावा वो सांस्कृतिक केंद्र भी होता था, नृत्य संगीत सब तरह के कलाओं का भी ज्ञान वहाँ दिया जाता था, और उस पारंपरिक ज्ञान को लोग अपने मन में, हृदय में समेटे हुए आगे बढ़ते थे। वहाँ जरा भी कोई गफलत होने का या कोई अपराध, किसी तरह के अपराध या गलती होने पर सजा भी दी जाती थी और उसको सिरोधार्य करते थे लोग। तो वो पारंपरिक ज्ञान, वो घोटुल प्रथा धीरे धीरे, क्योंकि जैसे बताया गया कि सैलानी वहां पर कौतूहलवश पहुंचा करते थे कि कैसा क्या होता है इनका घोटुल प्रथा, और उसको कैमरे में कैद कर करके उसके गलत तस्वीर पेश करते थे। इसलिए वो एक तरह से बदनाम हुआ। अब बदनाम होने के कारण उस प्रथा को धीरे धीरे बंद करना पड़ा कि भाई आदिवासी उन्मुक्त जीवन जीते हैं, उन्हें उनके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है या उनके किस प्रकार की तस्वीर को कैद करके और बाजार में पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल इससे अज्ञान थे, नहीं जानते थे। एक तरफ आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े क्लबों में किस तरह के खुलेआम नाच गान, नृत्य संगीत में लोग डूबे रहते हैं, और उसके लिए कोई कमेंट नहीं होता। लेकिन आदिवासियों के उस परंपरागत व्यवहार को, नृत्य को, कला को, उनके जो शिक्षा केंद्र होता था उसको बदनाम करने के कारण धीरे धीरे उसको बंद कर दिया गया। अब जैसे बताया गया कि लोग गोंडी बोलते हैं, हलवी बोलते हैं, उनकी पारंपरिक भाषा भी है। हाँ, उरांव समाज में कुड़ुक की बोली होती है, उसकी लिपि भी बनाई जा रही है, लिपि भी है, पर वो किताबों के रूप में नहीं आ पा रही है। यहाँ के SCERT ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उसका लिपि खोज करके उसके लेखकों को बुला करके लिपि तैयार करवा रहे हैं और किताबें बनवाई जा रही है। लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन तक केवल अक्षर ज्ञान, मैंने जैसे बताया गया कि उसकी लिपि थोड़ा तमिल तेलुगु उससे मिलती जुलती है, लेकिन विश्वविद्यालयीन शिक्षा के योग्य अभी कोई लिपि नहीं है। पहले उद्घाटन सत्र में जैसे बताया गया कि कट्टीमणि साहब ने कहा कि हम लोग आदिवासियों का इतिहास लिखने वाला आदिवासी समाज में कोई नहीं है, लिखने वाले दूसरे होते हैं। उनके द्वारा जैसा पेश किया जाता है वही हमारे सामने होता है, उसी को पढ़ते हैं और वही हमारा ज्ञान है, माने उसी के अनुसार हम अपनी धारणा बनाते हैं। तो आप लोग सुने होंगे या नहीं जानते होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों आदिवासी शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन किसी का नाम नहीं आया, क्योंकि उनको कोई छल कपट, कोई चालाकी आती नहीं थी और कोई दावा भी नहीं किए। इक्का दुक्का जो नाम आता है व्यक्तित्व का, शहीद वीरनारायण सिंह, शहीद गैन सिंह, ऐसे दो चार नाम अपने सामने आता है। तो अगर उस भाषा को लिपिबद्ध करके, जैसे कहा गया कि या तो जनजाति बोर्ड बना दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा तक
शिक्षा में उसका शामिल किया जाए। और उसके बाद जनजाति विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय में भी एक शोध का विषय है और उसमें एक विषय होना चाहिए। अभी 1-1.5 साल पहले रविशंकर विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी का पीजी कोर्स शुरू कर रहे हैं, ऐसा पता चला था। तो बताया कि गोंडी भाषा का भी शुरू कर रहे हैं। यहाँ प्राइमरी शिक्षा में माने गोंडी भाषा जो है प्राइमरी शिक्षा तक नहीं आ पाया है, तो पीजी कोर्स में कैसे आ जाएगा? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो हम लोगों को बुलाया गया था, चर्चा हुई इसमें, फिर आगे नहीं बढ़ी। तो उस भाषा, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि हमारे 80 लाख आदिवासी आबादी में करीब 8-10 लाख लोग गोंडी बोलते हैं। इधर बस्तर क्षेत्र में और उधर कांकेर राजनांदगांव जिले का एक ऐसा बेल्ट है, और ये मध्य प्रदेश के गोंडी और यहाँ के गोंडी में कोई अंतर नहीं है। तो उसको भाषा का दर्जा मिल जाए तो एक वैकल्पिक भाषा के रूप में उसे शामिल किया जा सकता है। अभी मैं जैसे बता रहा था कि गोटुल में परिवार कैसे चलाना, परिवार और समाज में कैसे रहना, रिश्ते नाते आचार व्यवहार, इन पर सब तो ज्ञान बांटते ही थे। साथ में किसी भी प्रकार की बीमारी या चोट मोच लगने पर चिकित्सा भी करते थे। उसको गांव का जो वैद्य होता था उसको गुनिया या चिरा बोलते हैं, और उनके द्वारा जड़ी बूटी से इलाज किया जाता था। तो ये उनका पारंपरिक ज्ञान आजकल वन विभाग जो है उन वैद्यों को संजीवनी के माध्यम से उनका जड़ी बूटी का ज्ञान वो कर रहे हैं, मतलब उनसे प्रेरणा लेकर के जड़ी बूटी की दवाई तैयार कर रहे हैं। ये एक जो आदिवासी हैं अपना कृषि कार्य करने का अपने औजार खुद बना लेते हैं, और पहले शिकार के लिए उपकरण खुद तैयार करते थे, आत्मरक्षा के लिए तैयार करते थे। अब जो है वनोपज पर आधारित उनका जो है लकड़ी या बांस का कई तरह के सामान तैयार करते हैं। अब वृक्षों की छाल से रस्सी, पत्तों से दोना पत्तल, और मिट्टी का टेराकोटा बनाते हैं, और बेल मेटल। ये उनके कला का जो है इतना विस्तार हो गया है कि अब यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली के हाट बाजार में बिक रहा है और विदेशों तक में जा रहा है। तो उनके कला का एक वो है, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। अभी जैसे बताए कि हमारे आदिवासी युवा जो है इधर उधर न भटके। मैं बताया ना कि जैसे उनके बर्बादी के 2 कारण, अशिक्षा के कारण और शराब के कारण। अभी 5वीं अनुसूची की बहुत बात हो रही थी। 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार जो अधिकार मिलना चाहिए जनजातीय समाज को, वो पूरा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब में छूट ये उनके लिए और घातक हो रहा है। और शराब पिला करके कोई भी कुछ भी काम करवा सकता है। उनके जमीन जायदाद की फर्जी रजिस्ट्री हो गई, कई लोग कब्जा कर लिए, कई लोग बैंक से लोन निकलवा करके उनके नाम से और उसका हड़प लिए। तो ऐसे शोषण का शिकार हो रहा है आदिवासी समाज, और उसका कारण है केवल अशिक्षा, उनका भोलापन, उनका अज्ञानता। तो इसके लिए हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हमारा सुझाव है कि भाई जैसे शासन आश्रम स्कूल तो खोल दिया है, अभी जैसे बालिका आश्रमों में कुछ घटनाएं घटी, उसके कारण बालिकाएं और भयभीत हो गई, कई लोग छुड़ा के ले गए, पढ़ाई छुड़वा दिए। तो
जनजातीय क्षेत्रों में ग्रुप में हॉस्टल जो है बड़ा आवासीय विद्यालय होना चाहिए 500-500 विद्यार्थियों के लिए। आश्रम और स्कूल आवासीय विद्यालय खोले, उसमें चरित्रवान शिक्षक, चिकित्सक, सुरक्षा गार्ड वगैरह सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो सुरक्षित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो जैसे कहा जा रहा था कि प्रतियोगिता के योग्य हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो गांव-गांव तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। अभी आदिवासी क्षेत्रों में जैसे सीजी कोर्स चलता है तो वहाँ ना ट्यूशन की व्यवस्था है, शिक्षक ही पूरे नहीं रहते हैं, शिक्षकों की कमी, विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी। तो जैसे तैसे पढ़ लेते हैं लोग। अब वो बता रहे हैं कि 8वीं तक ऐसे ही उत्तीर्ण माने प्रमोशन करवा देते हैं और परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे कैसे कंपटीशन के लायक हो जाएंगे। यहाँ शहरों में इतनी मारामारी है कि प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश स्कूल और सीबीएसई कोर्स बच्चे मनमाने ट्यूशन भी पढ़वा रहे हैं, स्कूल में मनमाने फीस दे रहे हैं, तब कहीं उस प्रतियोगी परीक्षा के लायक हो पाते हैं बच्चे। उसके सामने हमारे आदिवासी बच्चे कहाँ टिक पाएंगे। तो उनके शिक्षा के लिए भी ऐसे ही विद्यालय, ऐसे ही शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षा के लायक उनको तैयार करने वाले समर्पित शिक्षकों का होना आवश्यक है। तो लोग जो है, बच्चों के माता पिता वो बच्चों के भरोसे छोड़ देते हैं कि पढ़ने भेज रहे हैं, भाई तुम पढ़ो अपने जैसे भी, और उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। मतलब पैसे का अभाव रहता है, वो दूसरों के कंपैरिजन में नौकरी वालों के बराबर अपने बच्चों को कैसे तैयार करवा पाए। तो यही सब कारण है। समय को देखते हुए मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय। धन्यवाद निताम जी। साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग 53% से ऊपर है, लेकिन जनजातीय आबादी का जो प्रतिशत अभी निताम जी ने बताया 39%, हम उस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। कहीं न कहीं शिक्षा समाज का दर्पण होता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय रमेश तवड़कर जी को जनजातियों के पारंपरिक, प्राकृतिक और संरक्षित उपचार प्रणालियों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तवड़कर। आज के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंपर्क विद्यालय रायपुर से राष्ट्रीय कार्यशाला जनजाति युवा कोष्ठ पहले सत्र में मंच पर उपस्थित अभी उन्होंने अपना सत्र का उद्बोधन किया। नेताम साहब जी, कुलपति कट्टीमणि जी, श्री भवन सिंह राज, और इस कार्यशाला में इकट्ठा हुए सभी युवा युवती भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। मैं हिंदी में अच्छी तरह से बात नहीं करना पाया, लेकिन प्रयास करूंगा कि जो हमें विषय दिया है शिक्षा और जनजाति समाज, अभी हमारे गवर्नर साहब ने भी पूरे देश का जनजाति समाज क्यों पिछड़ा रहा, अभी नेताम साहब ने भी बता दिया। शिक्षा के कारण ही वो पीछा रहा और शराब और व्यसनाधीनता के कारण
उसके मूल पिछड़ेपन और सादा सीधा भोला इस समाज के कारण, उसे इस स्वभाव के कारण ही वो थोड़ा सा पीछे रह गया। पूरे देश की हालत आप सभी लोगों को पता है। जनजातीय समाज की स्थिति, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन गोवा के बारे में देखा है तो गोवा में 12% जो पॉपुलेशन है वो जनजातीय, और 3 कम्युनिटी जो ट्राइबल है, गावड़ा, बेलिक और कुंबी। इनमें से जो बेलिक कम्युनिटी है, मैं खुद का रिप्रेजेंट करता हूं। जिस तरह पूरे देश की हालत है, इसी तरह से गोवा की ट्राइबल लोगों की हालत है कि पूरे देश में गोवा का एक बड़ा चित्र हमारे सामने पेश किया जाता है। फिर भी गोवा का जनजातीय समाज वो जंगल में रहता है, और उसी तरह जो पर्वतों के नीचे रहता है, शहर से दूर रहता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कमतरता महसूस हो रही है। इसलिए कि इस समाज को जिस तरह से पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सभी आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए जो प्रयास सभी क्षेत्रों में किए जाते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश स्वतंत्र होकर 65 साल होने के बाद भी जो प्रयत्न अभी तक हुए वो बहुत कम पड़ रहे हैं। आज भी कि कई जगह कि हम देख रहे हैं स्थिति क्या है कि एक महीने के पहले बंबई से करीबन 60 किलोमीटर दूर इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन में वहां था। उस वक्त मैंने देखा कि आज तक 65 साल में एक फैमिली का आज कोई भी पढ़ा नहीं है, और इसकी गरीबी, शराब इसमें डूबा हुआ मैंने उधर भी देखा है। बंबई के 60 किलोमीटर की हालत इतने बड़े डेवलप सिटी से तो 200-300 डिस्टेंस में क्या हालत होगी, उसका चित्र अनुमान कर सकते हैं। इसलिए ये पूरी हालत आप सब लोगों को पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि लेकिन हमें ही करना है कि आदिवासी के जो शिक्षित लोग हैं उन्हें उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी उचलनी चाहिए। इसलिए कुछ प्रयोग हमने किए, गोवा में प्रयोग किए। इसके बारे में 1-2-3 एग्जाम्पल में आपको वो एग्जाम्पल लेके हम कर सकते हैं। कैसा जाए तो कि आदिवासी समाज पढ़ा लिखा नहीं है, पर लेकिन उसके सभ्यता, उनके जो अपना जीवन जिस तरह से उन्होंने जो कष्ट से जिया, उनमें जो कला है उसका थोड़ा सा विचार हमें सब लोगों को करना है। कि मुझे लगता है कि उनके पूर्वजों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जो ज्ञान परकुलेट किया गया है उसका ही थोड़ा विचार हमें करना चाहिए। पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट उनके पास, हैंडीक्राफ्ट का, उसका ही विचार हमें करना चाहिए। सांस्कृतिक दर्शन, वो जो उनका टैलेंट है, फोक आर्ट, फोक नृत्य, उसका भी हमें विचार करना है। उनके खाद्य संस्कृति, खेल, उनके खेल का एक अलग अनुमान रहता है। इस तरह से परंपरा से उन्हें जो दिया हुआ है, जो बीच में ब्रिटिश और पुर्तगाली उनके आक्रमण से ही जो कुछ इस समाज पर पूरा बुरा असर पड़ा, उसकी वजह से
वो पिछड़ा रह गया। इसका संशोधन हमने गोवा में करते हुए कि हमें इस समाज को आगे लेना चाहिए, इसके बारे में जो एक दो तीन प्रयोग किए हैं। तो हमने सोचा कि समाज को आगे लेने में हमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या स्ट्रेंथन, पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है, उसका थोड़ा सा अभ्यास हमने, पढ़ाई हमने की। और जो जनजाति के पूरे गोवा के जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको इकट्ठा बुलाया, और उसके बारे में आज जैसे हम चर्चा करके बैठे, इसी तरह से एक करीबन 8-10 साल पहले हम लोग बैठे थे। और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने सोचा कि हमारे समाज के एक कि जो पढ़े हुए युवक यदि पहले बार जाके अपना विद्वत्ता के बारे में बोल दिया तो सुनेंगे नहीं, उसका सीधा साधा भोलापन के वजह से वो पहली बार गया तो नहीं सुनेगा। लेकिन इसलिए हमने सोचा कि पूरे ट्राइबल लोगों को एकत्र करके एक फेस्टिवल मनाएंगे, और फेस्टिवल बनाने का इरादा हमने किया। और उसमें सभी लोगों को स्थान दिया, यानी शिक्षित लोगों को स्थान दिया, बूढ़े लोगों को स्थान दिया, अशिक्षित लोगों उनमें जो टैलेंट हैं, यदि किसी के पास जड़ी बूटी में ट्रेन है, उनके जड़ी बूटी को उस फेस्टिवल ला लाए, जो जड़ी बूटी का प्रयोग करने का, और जो आयुर्वेदिक वनौषधि जो लोग उसका प्रयोग करते हैं, उनका इलाज करते हैं, इन सभी वैद्य को बुलाए। दूसरा हमने विचार किया जिनके पास हैंडीक्राफ्ट है उनको बुलाया, सब लोगों को, सभी गोवा में जितने हैंडीक्राफ्ट के बारे में लोग काम करते हैं उन सब लोगों को बुलाया, उनका हैंडीक्राफ्ट बुलाया। और जो ट्रेडिशनल डांस होते हैं हर कम्युनिटी के सभी लोगों के, मतलब महिलाओं को, जो पुरुषों को, सबके लोगों को इस फेस्टिवल में उनके डांस लाने के लिए बुलाया। और एक खेल संस्कृति उनकी अलग होती है ट्राइबल कम्युनिटी की, और ट्रेडिशनल पारंपरिक खेल होते हैं, उनको उसके ट्रेडिशनल डांस लाने का, खेल खिलाने के लिए उनका आयोजन भी हमने किया उसी फेस्टिवल में। और ट्राइबल कम्युनिटी की खाद्य संस्कृति भी अलग होती है, वो विदाउट ऑयल के बहुत से पदार्थ बनाते हैं, उनको बुला दिया। और इन सब लोगों को बुला के गोवा के जो अदर कम्युनिटी के जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे उनको भी बुला दिया। ऐसे हमने शुरुआत की, और आज 10 साल के बाद इस फेस्टिवल को करीबन पूरे गोवा से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से, यानी कर्नाटक में से ही लोग आते हैं, करीबन 60-70 हजार लोग इस फेस्टिवल में आते हैं।